खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। आईन पाकिस्तान की रूह से पाकिस्तान में जो सियासी रिवायात हैं, जो आइनी रिवायात हैं, उनकी रूह से ये कहलाने में हम हक बजानिब हैं, या कहने में हक बजानिब हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामान है। पार्लियामान ही वो इदारा है कि जिसने जो आइन साजी का काम करती है, कानून साजी का काम करती है, और दीगर इदारे जिनकी अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, उनका काम है वो भी आइन पाकिस्तान के ताबे हैं और उसके रहते हुए उसमें काम करते हैं। आज पार्लियामान के अंदर एक बिल पेश हुआ, इलेक्शन एक्ट 2024, और ये कायमा कमेटी को रेफर हो गया और इसके बाद इस पर डिबेट होगी, उसके बाद ये पास होगा और बाकायदा तौर पर ये एक कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। उस इलेक्शन एक्ट की जो पहली तरमीम है वो ये कि किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी, कोई भी शख्स, कोई भी मेंबर कौमी असम्बली, जो शख्स इलेक्शन जीत के आता है और वो अपनी वाबस्तगी का किसी सियासी जमात से इजहार करता है तो उसको वो तब्दील नहीं कर सकता। इस कानून के तहत जब ये पास हो जाएगा तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी तरमीम जो इलेक्शन एक्ट 2024 में मुतारिफ कराई गई है और जो पास होने के बाद कानून का दर्जा रखेगी वो ये है कि जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना कराई हो, वो किसी भी सूरत में मखसूस नशिस्तों पर अपना हक जमाने की, उसको क्लेम करने की जो है वो मजाज नहीं हो सकती। अब देखा कुछ अर्से पहले ये मामला अदालत तक भी गया, जिसमें सुन्नी तहरीक ने कहा कि वो मखसूस नशिस्तों की हकदार है, जिस पे अदालत ने एक फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें दे दी। इस पर बहुत सी इफ्स एंड बट्स हुई, कानूनी माहिरीन ने अपनी राय दी, अदालत का जो फैसला है उस पर हम नहीं जाते, लेकिन पार्लियामान अगर ये कानून पास कर लेती है तो फिर हम ये कहने में हक बजानिब हो सकते हैं कि पार्लियामान का जो कानून है वो नाफिजुल अमल होगा इस मुल्क में। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हमेशा से ये एक आइन पाकिस्तान के तहत गुंजाइश रहती है कि वो आइन पाकिस्तान की आइन के ही मयार के मुताबिक तशरीह कर सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत बेताब है मुज़ाकरात करने पे और अपना सियासी फ़ायदा उठाने पे, और बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने बरमला बगैर किसी लीद व लाल के उन्होंने कहा कि जी हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि किसी भी ऐसी ताकत का जिसका पार्लियामान से, सियासी जमात से, जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं है, वो कम अज़ कम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती। एक तरफ अगर आप फ़ौज को कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, दूसरी जानिब आप उसी फ़ौज को कहते हैं आप मुज़ाकरात करें। असूली तौर पर देखा जाए तो ये मुज़ाकरात आपके हुकूमत पाकिस्तान से बनते हैं, जिसके सरबरा चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सियासी जमात से हो सकते हैं, पार्लियामान के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे इदारे से जो कि सिविल गवर्नमेंट के ताबे है, वज़ीर आज़म को जवाबदेह है, मुज़ाकरात का कहना बताए उसकी जो भी मर्जी तारीख हो उससे कहते नज़र ये एक अजीब सी मंतक नज़र आती है। दोनों मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, सोबिया सोमरो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। वकार सती साहब तज्जियाकार हैं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। वकार सती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। पहला तो ये कि ये नशिस्तों का मामला हुआ, अब चाहे जो भी बात हो लेकिन आपने तो कानून को फॉलो करना है। अगर कानून ये कहता है कि एक सियासी जमात हकदार नहीं है तो फिर उस कानून से हट के कोई फैसला कैसे किया जा सकता है? ये सवाल है, बड़ा उठ रहा है, आज असम्बली में भी शायद इस पर गुफ्तगू हुई। थैंक यू शहजाद। देखिए, मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है। जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ जो भी कानून बनता है वो इसी फ्लोर ऑफ द हाउस से होकर फिर बनता है। थोड़ी देर पहले हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आइन भी पार्लियामेंट से ही बना था, और वहाँ पे आप देखें कि सारी वो जमातें भी बैठी थीं जो एक दूसरे के सियासी तौर पे मुखालिफ थीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक साथ बैठी थीं। अब अगर एक पार्टी के लिए या एक जमात के लिए हम पूरा कानून तब्दील कर देते हैं, पूरी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो मैं समझती हूँ फिर वो सबके लिए वही कानून होना चाहिए। जहाँ पे आप बाउंड्री लगाते हैं दूसरों के लिए कि जी ये लिमिटेशंस हैं आपकी, यहाँ से आपने आगे नहीं जाना है, लेकिन दूसरी जमात जो है वो सारी लिमिटेशन क्रॉस करके वो आगे आ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कोई बाउंड्री होगी। अब मैं समझती हूँ कि आज जो बिल असेंबली में पेश हुआ है वो सिर्फ अभी पेश हुआ है और रेफ़र हो गया है स्टैंडिंग कमेटी को, वहाँ पे डिस्कशन होगी और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा और फिर वो पास होगा। लेकिन ये चीज़ें हमें लगता है कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो इलेक्शन से पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, ताकि ये सारा मसला होता ही नहीं। और इस तरह से जो अभी बात हो रही थी कि ये बिल पास होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पेंडिंग हो जाएगा या क्या होगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि पहले इस बिल को पास होने दें,
ठीक। अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ होती है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो मैं समझती हूँ उसके लिए हम सबको उसको खैर मकदम कहना चाहिए, ताकि आगे आने वाले सही। जो मराहिल हैं या आगे आने वाले इलेक्शंस में कोई मसले ना हो। बिल्कुल सही। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाक मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई भी शख्स कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी मकबूल हो, लेकिन उसने तो प्ले करना है, काम करना है, वर्क करना है, एक्ट करना है, परफॉर्म करना है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। अब ये नहीं हो सकता कोई शख्स कहे जी मैं पाकिस्तान का सबसे जो है मकबूल तरीन शख्स हूँ, चाहे उसका सबूत भी मौजूद हो, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं वैसी वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है। सो अगर ये भी मामला अगर हम देखें, सो जितनी मर्जी आप अपनी पॉपुलैरिटी की, मकबूलियत के आप दावे करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली आपको कानून के दायरे में रहते हुए खेलना पड़ेगा ना। सो वो दूसरा फरीक जो है वो ऐसा क्यों नहीं चाहता आपके ख्याल में? देखिए शहजाद, अभी आप बार बार यही कह रहे हैं खेलने की, तो वो एज अ पॉलिटिशियन बन के या बिंग पाकिस्तानी बन के नहीं सोच रहे हैं। वो उनकी सोच बैक ऑफ माइंड उनकी वही है एक प्लेयर वाली, कि वो चाहते हैं कि जहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं टीम के आगे ही रहूं, और चाहे मैं उल्टा करूं, सीधा करूं, यू टर्न लूं, किसी को कुछ भी कह दूं, मुझे आगे रखा जाए ताकि मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया को पता चले। मैं समझती हूँ उनको थोड़े से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो दूसरों को वो बताते हैं, बताने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जब जर्मनी और जापान को भी मिला दिया था, 12 मौसम भी बता दिए थे, और अंडे और कट्टे भी बता दिए थे। लेकिन मैं समझती हूँ जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के हक में जो बेहतर हो, वो चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं और आवाम की बेहतरी के लिए भी होती हैं। ये नहीं होता कि जी मुझे अगर बंद कर दिया जाए तो आपने GHQ पे हमला करना है। ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हम तो बहुत पहले यही कहते थे कि भाई इनको अभी आप अगर प्राइम मिनिस्टर बना देना तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और ये अपने वापस से यू टर्न लेके सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। वकार सदी साहब, अगर किसी शख्स के बारे में ये साबित भी हो जाए किसी और तरीके से कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन, मशहूर तरीन, महबूब तरीन शख्स है, और वो कहे जी कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मकबूलियत की, अपनी शोहरत की बुनियाद पर मैंने वजीर आजम का मनसब उठाना, संभालना है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं? चाहे वो जितना मर्जी मतलब लोगों का दिल अजीज क्यों ना हो, हर दिल अजीज। बहुत शुक्रिया, और साहिबात को भी और जगह बहुत सलाम। बात का आपने जिक्र किया कि ख्वाहिश तो हो सकती है, कानून में और अमली तौर के ऊपर पार्लियामान में कोई रवायत मौजूद नहीं है। ये है कि हमारे मुल्क में माचा बना दिया गया है जाली और ढगोती किस्म की मकबूलियत का, जो सोशल मीडिया के जरिए वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा फूल है। हालांकि बात नहीं है, बात वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक जोम ये है कि शायद में पावर बहुत ज्यादा है। तो एक जो ये पाकिस्तान का है, जिस पार्टी को जिस है कि ये हमारे मसाइल का अच्छा वकार, माजरत आपकी बात मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, कोई थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ हमें दुरुस्त सही तौर पे नहीं आ रही, दोबारा हम आपसे रब्ता करते हैं ताकि आवाज़ आपकी सही तौर पे सुन सकें। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आपकी जानिब आता हूँ मैं कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, बावजूद कोशिश है हुकूमत की, इत्तेहादी जमातों की, बार बार आपकी तरफ से पैगाम भी गया कि आएँ बैठ कर जो भी मसाइल हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, इख्तलाफात हैं, उनको मेज़ पर तय कर लें। लेकिन देखते हैं कि दूसरा फरीक कहते हैं जी कि हमने आपसे बात नहीं करनी, हमें किसी और फरीक से बात करनी है, उसको आप फरीक कहें या जो मर्जी नाम दें। लेकिन क्या ऐसा मुनासिब है इस वक्त सियासत में कि अगर हुकूमत कह रही है कि आइए और खुले दिल से बातचीत करें, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उनको दुरुस्त ठीक करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा फरीक तैयार नहीं है, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? शुक्रिया जी, बहुत अहम मसले पे आज आपने मुझे इन्वॉल्व किया है, थैंक यू वेरी मच। देखें जी, बात यह है कि ये जो सिलसिला चल रहा है और जिस तरह आपने कहा कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो देखें इसका तो हमारी जमात और हमारे वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि भाई अगर आपने मसले हल करने हैं और किसी सही सिमत में आगे बढ़ना है
तो इसका एक ही हल है कि हम मिल बैठकर और इस पे गुफ्त शनीद करें और इसका कोई रास्ता निकालें, ताकि जो भी कौमी मसाइल हैं यानी नेशनल इश्यूज जो हैं उनको जो है हम प्रायोरिटी पे रखें और सेल्फ इंटरेस्ट जो है इसको हम बिल्कुल एक साइड पे कर दें। जब तक ये सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम समझा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं नहीं आगे बढ़ सकते। इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती यही है कि इस वक्त तक जमातें जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सुप्रीम समझकर नेशनल इंटरेस्ट को अगर एक साइड पे कर देती हैं तो उससे बात फिर आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा, आप एक बहुत ही सीनियर कोना माश जहांदीदा सियासतदान हैं, बड़े उतार चढ़ाव देख चुके हैं, बहुत सारे अहम मुज़ाकरात का आप हिस्सा रह चुके हैं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदे के तौर पे। एक तरफ हम देखते हैं कि जो आज वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने भी बात की कि एक तरफ धौंस और धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही एक ऐसा रवैया मुदबाना फिदवियाना रवैया अपना लिया जाता है कि जी हम हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, यानी कि आपके दूसरी जो मुखालिफ जमात है तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि ये जो रवैया है कि एक तरफ आप रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, झुक जाते हैं, दूसरी जानिब आप धौंस की और धमकियाँ देने पर उतर आते हैं, तो ये जो दो अमली किसी एक सूरत हाल या हिकमत अमली है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो देखिए ये तो कोई इसको कोई भी आप किसी से भी पूछ लें, किसी लेवल पे दुनिया के आप ये बात कर लें तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि इस तरीके से आगे बढ़ सकता है आदमी और धौंस और उससे। और फिर बड़ी बात ये है कि ये जब बात कर रहे हैं आजकल वो ये कह रहे हैं कि हमने सियासी जो रवैया है उसको नज़रअंदाज करना है, जो इनका एटीट्यूड है, और हमने अगर बात करनी है तो फौज से करनी है। फौज देखें, हमारे मुल्क की फौज माशाल्लाह एक ऐसी फौज है जिसका मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है माजी में भी, और आज अगर पाकिस्तान माशाल्लाह एग्जिस्ट करता है तो फ़ौज लाजिम व मंजूम है हमारी। लेकिन जहाँ सियासत की बात आ जाती है तो उसमें फ़ौज की दखल अंदाजी जो है वो यकीनन जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। और मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज भी ये रियलाइज़ करती है, और वो उनकी भी ये आजकल अगर आप बात करें तो यही कहा जाता है कि अगर सियासी जमातें सही सेवंत में जाएं और मुल्क में जो हालात दुरुस्त फरमाया आपने। मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब। वकार सती साहब, ये बताइएगा कि बड़ा वो चर्चा चल रहा था, खबरें चल रही थी कि आज तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के वो हल्फ उठाएंगे, वो हल्फ नहीं उठा पाए, क्यों? जी बिल्कुल, ये उन्हीं की तरफ से था। वैसे ना कोई ये एजेंडे पे काबिल था ना कुछ। अब जो दो तरमीम हुई है इसके मैंने ख्याल के वो की बात किया, वो या कोई सेक्रेटरीट ने इस किस्म की कोई वो तैयारी वो की है। आप अगर मुझे 2 मिनट है तो मैं सिर्फ आपको बड़ी ये बताना चाहूंगा कि ये दो तरमीम ये हैं क्या और एग्जैक्ट इनके अल्फाज वो क्या हैं। पहली तरमीम जो है इलेक्शन एक्ट 2017 की पहली जो तरमीम हुई है उसमें है कि जीतने वाले आजाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज है। इसके बाद कोई आजाद रुकन किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा और इसकी किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। पहली रजामंदी की तनसीख के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम यह है कि जिसके मुताबिक पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 अलफ में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये अगर तरमीम पास हो जाती हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है वो फैसला फिर कहां खड़ा होगा? देखिए अब यह है कि उसमें तीनों चीजें क्लियर होगी ना। उसमें यह भी होगा कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो उसको पार्लियामान नहीं मानती और आप और हम ये मानते हैं। आईन ये कहता है कि सुप्रीम अदारा वो पार्लियामान है।
लेजिस्लेशन पार्लियामान ने करनी है, वो जो करेंगे कानून साजी वो करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस कानून साजी के बाद अब तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी जो है वो भी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, और आजाद अरकान वाली वो जो मामला है वो भी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहा है। अच्छा, और दूसरी जो अभी मैंने झगड़ा साहब से भी सवाल किया कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डायरेक्ट पैगाम भिजवाना चाहती है इदारों को, रियासती इदारों को, जी कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आप अपना नुमाइंदा दें, हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे। दूसरी जानिब वो कहते हैं जी न्यूट्रल रहें, और फिर कहते हैं कि आइन में जो किरदार दर्ज है इदारों का और स्ट्रिक्टली उसी किरदार तक महदूद रहें। तो फिर आप जब ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये आपने जो आइन में किरदार दर्ज है इससे तो आप खुद ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसी उनकी एक दो अमली है या डाइकोटमी है उनकी ये सोच में? शहजाद, हम अक्सर ये बात करते होते हैं कि आप और हम इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों ने इस चीज़ की जद्दोजहद की है कि तमाम अदारों को 1973 के आइन के मुताबिक अपनी अपनी काम करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जिस पार्टी की और जिस रहनुमा की हम बात कर रहे हैं वो बाकायदा फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करने के लिए वो कह रहा है, और डे फर्स्ट से कह रहा है, और वो मुदाखलत उनके हक में कह रहा है। उर्फे आम में या लुबे लुबाब इसका या कंक्लूजन इसका ये है कि वो चाह रहा है कि फौज 2018 वाली पोजीशन में आ जाए और दोबारा उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके दोबारा इख्तिदार में वो उठा दे। ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हो सकेगा, क्योंकि यूनिनिमसली इस पूरे इंस्टीट्यूशन का ये फैसला है जो हमने आज से 2 साल वो पहले देखा कि उन्होंने तय कर लिया है कि फौज आइंदा कतई तौर पे सियासत पर कोई मुदाखलत या अमल दखल उसका नहीं। जी बिल्कुल, बार बार जो है पाक अफवाज ने अपने तर्जुमान के जरिए इस चीज़ को वाज़े किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाने वकार सती साहब। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुज़ाकरात के सवाल पर कहाँ खड़ी है? देखिए शहजाद, हमने जब आपको याद होगा कि अपोजिशन में थे तब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको बारहा समझाया था कि देखें नैब और ये कानून और जेलें हमने बहुत देखी हैं, सजाएं भी हमने बहुत काटी हैं, लेकिन जब ये चीज़ें आपके ऊपर आएंगी तो फिर आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी और आप अपनी जितनी बर्दाश्त है उसी हिसाब से आप दूसरों पर जुल्म करें। लेकिन ये शायद उनको बात समझ नहीं आई थी, उन्होंने उस वक्त तो हंसी मजाक में उड़ा दी थी, और अपोजिशन में होते हुए भी चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी हमने ही ऑफर किया था। मेरे ख्याल में ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि जब इनको गोद में बिठा के वजीर आजम बनाया गया था फिर भी ये वो चीज़ नहीं चला सके, मुल्क नहीं चला सके, सिस्टम को नहीं हैंडल कर सके, और फिर वो उनके ही कहने पे 2 असेंबलियां तोड़ के फिर अपना माथा पीट रहे थे कि जी मैंने क्या कर लिया। तो ये चीज़ें इनके समझ में आनी नहीं है। तो हम बार बार यही कहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही कहना है कि आए, बैठें, बात करें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इसी चीज का सबसे बड़ा एक सवाल है। अभी आपने बताया कि जेलें कोई नई नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब शायद वाहिद सियासतदान है जिन्होंने इतना तवील 12 साल पाकिस्तान की जो इस वक्त हालिया जो सियासी मंजरनामा है उसमें उन्होंने काटा है। सवाल ये कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने या उनसे किसी ने डायलॉग किए, आइए बैठिए, आपके खिलाफ अगर मुकदमा है, गलत है, सो हम मेज़ पे बैठ के बात करते हैं, इस मुकदमे का कोई और आउट ऑफ कोर्ट हल निकाल लेते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा। सो जब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो ये लेवरेज या ये कंसेशन जिसका कानून और आइन में कहीं तज़किरा नहीं है, आप दूसरी जमात को क्यों देना चाहते हैं? देखिए, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पावर में आते ही जुल्म करना शुरू कर दें, लेकिन हम ये कहते हैं कि कानून अपना रास्ता जुल्म हो रहा है। नहीं, देखिए कानून अपना रास्ता जरूर लेता है। जुल्म हो रहा है आप कह रहे हैं? नहीं, हम उनसे बदला नहीं लेते। जैसे आपको याद होगा कि जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने बाहर मुल्क खड़े होकर कहा था कि मुझे पाकिस्तान पहुंचने दें, मैं इनसे एसी भी छीन लूंगा, मैं टीवी भी छीन लूंगा। तो ये ऐसी रिवेंज वाली सियासत हम नहीं करते हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितनी शहादतें दी हैं, और मेरे ख्याल में जब इलेक्शन खत्म हुए थे और असेंबली में भी वोट टेकिंग नहीं हुई थी, सियासी सूरत हाल ऐसी थी, तब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ के डायलॉग के लिए सबको एक टेबल पे बैठने के लिए कहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इन साहब पे जितने भी केसेस बने हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, इन पे किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा, ये अदालत को फेस कर रहे हैं, इनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि इंसाफ की फराहमी हो, तो फिर किस चीज़ की डायलॉग, फिर किस चीज़ की कंसेशन, फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात? ये मुझे समझ नहीं आ रही ना कि अदालत का रास्ता खुला है, अदालत से वो रिलीफ ले सकते हैं। सो फिर आप लोग जो बार बार ये एक बात करते हैं, ये चीज़ क्या जाहिर करती है? देखिए शहजाद, जो इन्होंने एक
पूरे पाकिस्तान में इंतशार वाली सियासत फैलाई हुई है, लोगों को मिसगाइड किया हुआ है, वो चीज़ें एटलीस्ट सामने आनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही रास्ते पे जा रहा है। कानूनी तौर तरीके होते हैं, अगर इनको अदालतों से रिलीफ मिल सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं कह कल सकते। कोई दूसरा शख्स अगर आवाम को, लोगों को मिसगाइड करेगा तो वो भी क्या ऐसी कंसेशन लेने का जो है मजाज हकदार होना बन जाएगा? चाहिए। जब एक बंदे को आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल बना के ट्रीट कर रहे हैं तो फिर दूसरों को भी ऐसे ही रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हम फिर लोगों सिलसिला को रुकेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह के रिलीफ उनको कभी भी नहीं मिला है। ठीक, मैं इसीलिए मैंने सवाल किया था आपसे कि जिसका कभी भी आपने- नहीं जी, मिला है, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके साथ हो रहा है, ठीक। जो नहीं होना चाहिए। फिर आगे फिर आप सबको जब दौर बदलेगा तो फिर सबको इसी तरह से फैसिलिटेट करिएगा। Exactly. इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, अगर कोई शख्स जो अपने मुताबिक पाकिस्तान भर में मकबूल हो और वो अवाम को गुमराह करने की सलाहियत रखता हो और उसके ऊपर मुकदमात हों, वो जेल भुगत रहा हो और अपनी उस सो कॉल्ड मकबूलियत का गलत इस्तेमाल करते हुए वो इंतशारी कैफियत पैदा करने की कोशिश करे या करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाए, तो क्या उस शख्स को रिलीफ दे देना चाहिए? आइन और कानून को जो है वो बाला ताक रख देना चाहिए? क्या उसके खिलाफ जो संगीन मुकदमात हैं उनको छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि ये शख्स मकबूल है, पॉपुलर है, तो उसको रिलीफ दे दें, कहीं मुल्क में इंतशारी सूरत हाल ना पैदा हो जाए? फिर तो हर शख्स ये मुतालबा कर सकता है। देखिए जी, ये जो बात आपने की ना कि आइन और कानून को बाला ताक रख देना चाहिए, ये जो भी करेगा तो फिर ये समझें कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम नहीं करता। जब तस्लीम नहीं करता तो फिर उसका ये दावा कि मैं पाकिस्तान के लिए ये करूँगा और वो करूँगा, ये बिल्कुल फिर बेजा बातें हैं और फिर सिर्फ कौम को जो है गुमराह करने के लिए इस किस्म के अधगंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, झगड़ा साहब, चलो इसको एक और तरीके से ले लेते हैं कि मुझे बताएं किसी शख्स पे, झगड़ा साहब, किसी शख्स पे, किसी सियासतदान पे अगर झूठा केस भी हो गया हो तो वो झूठा केस से निजात हासिल करना, उससे छुटकारा हासिल करना, रिलीफ लेना, उसका क्या तरीकेकार है? क्या वो रास्ता अदालत ही का है या कोई और रास्ता है कि आपने मेज पे बैठ के कहा जी ये झूठा केस था, इसको खत्म कर दें? नहीं जी, उसका एक ही रास्ता है, वाहिद रास्ता जो है वो आपकी अदालतें हैं। सो आप जब ये वाइब देते हैं, आपके मुराद ये कि जब दूसरी तरफ से इत्तेहादियों की तरफ से ये पैगामात जाते हैं कि जी आए बैठ के मुज़ाकरात करें, तो क्या दूसरा फरीक उससे ये मिसाल नहीं लेगा कि जी मैं क्योंकि बहुत पावर में हूँ इस वक्त, अवाम मेरे साथ हैं, इस वजह से मैं हुकूमत को हर तरीके से जो है वो ब्लैकमेल कर सकता हूँ? तो क्या आप लोगों की ये गुफ्तगू या इस किस्म की कंसेशन या इस किस्म के बयानात इस चीज़ की तरफ तो नहीं कायल कर रहे कहीं? नहीं जी नहीं, हमारे अल्लाह के करम है, हमने हमेशा जब भी ये आप देख लें, हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की सियासत की, इसमें नून वो जमात है जो जब भी आई है और जो भी मसला हुआ है उसने इस बात पे जोर दिया है कि आए मिल के बैठ कर इसका हल निकालें। चाहे नवाज शरीफ साहब के अदवार थे, उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ बियॉन्ड एनी डाउट के कोई ऐसी बात और कोई करता। और फिर इसके बाद आजकल भी देख लें, आजकल भी हमारे शहबाज साहब जो भी बात करते हैं वो सबसे बड़ी बात यही करते हैं कि भाई जी हमारी जो मईशत है इस पे बैठ के हमें रास्ता निकालना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और अगर इसको हम दुरुस्त करेंगे तो फिर यकीन करें कि हमारे मसाइल जो हैं वो मसाइल नहीं रहेंगे, बल्कि वो मुल्क के लिए हम एक ऐसा रास्ता बना सकेंगे जिससे कि तरक्की की राह पे हम गामजन हो सकें और अपनी मईशत को अगर इस्तेमाल करें तो मुल्क की तरक्की और आवाम की सहूलत के लिए जो बिल्कुल ठीक फरमाया आपने झगड़ा साहब। एक वक्फा लेना है मुझे, वकार सती साहब, वक्फे के बाद आपकी जाने बात हो। नाज़रीन एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पार्लियामान के कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास की, जो एक अहम बिल पेश किया गया इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम का, और इसके साथ साथ जो इस वक्त
मुज़ाकरात की बाज़गश्त है हवा में, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर शाज़िया सोबिया साहिबा, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब और वक़ार सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार सती साहब, एक तरफ आप मशरिक़ से लेकर मगरब तक आपने अपने जियालों को, अपनी ट्रोल ब्रिगेड को जो है वो खुला छोड़ा हुआ है कि जिस किस्म के मर्जी हमले करें, जिस किस्म की मर्जी बातें करें, जिस किस्म के मर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब आप हाथ बांध के, हाथ जोड़ के जो है वो मुज़ाकरात करने पर भी आमादा हैं। तो ये कुछ पॉलिसी समझ नहीं आई कि आप एक तरफ चाह रहे हैं कि हम दबाव बढ़ाएं ताकि अपनी टर्म्स पे हम मुज़ाकरात करें, कोई इस किस्म की हिकमत अमली है उनकी आपके ख्याल में? देखिए, हिकमत अमली तो अगर आप देखें कि पीटीआई जो ये बाहर है या पार्लियामान में है, वो 6 धड़ों में वो तकसीम है, और हम बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि हर धड़े की ये ख्वाहिश है कि खान साहब बाहर ना आए, लेकिन अंदर जो है जाहिर है जेल की तकालीफ भी है। ये सावन का जो महीना है, कूलर में आपको पता है कितनी हब्स होती है, और दूसरा ये तो जिंदगी में पहली दफा जेल गए हैं, और हम तो बंगे दोखल ये कहते हैं कि खान साहब की कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको सिर्फ मुसल्लत करने की ट्रेनिंग हुई है, और उनको सिर्फ हुक्म चलाना आता है, उनको अवाम का दर्द नहीं है, ना उनको खुद पता है कि वो कैसे पेश करेंगे। लेकिन ये तारीख में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा, और हमेशा जो है ये इसमें तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में रहेगा कि पाकिस्तान की सारी वो सियासी जमातें 1973 के आइन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को उनके जो आईनी किरदार है वहां तक वो रखने की बात करती थी, और ये वाहिद जमात थी, और ये वाहिद इस अभी आपने बताया, अभी आपने बड़ी दिलचस्प बात की, वगासती ट्रेनिंग की, हमें याद है, और बल्कि आप भी वहां जाते थे जब आसिफ अली जरदारी साहब को अटक किला में पेश किया जाता था, अदालत वहां पे लगती थी और यहाँ से रिपोर्टर जाया करते थे, हम भी जाते थे, आप भी जाते थे, और हमने देखा कि फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल शुरू हुआ उन सियासतदान का। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद उन्होंने लर्न किया, सीखा यकीनन। सो अब जो साहब हैं अडियाला जेल में, क्या वो भी कुछ इस अमल से सीख रहे हैं या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि वो सीख रहे हैं। अगर वो सीख रहे होते तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बजाय सियासतदानों से बात करते। अब आप देखें ना, ये डॉक्टर सोबिया यहाँ बैठी हैं, बड़ी सीनियर ये पॉलिटिशियन है। पीपल्स पार्टी तमाम जो मारूजी हालात हैं इसके बावजूद अभी तक थोड़ा सा पीछे जो है वो मुशावरत के ऊपर जोर दे रही है कि ना वो चाह रही है कि अगर जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि पीटीआई को बैन करें, और फिर आर्टिकल 6 के हवाले से भी वो कितनी मुशावरत हो रही है। अगर इनकी जगह एक दिन में फैसला कर लेते कि ये कर लें, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि खान साहब ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। वो दोबारा उन्हीं रास्तों पे चल के आना चाह रहे हैं जिसपे 2013 से लेके 2018 में जो वो सफर तय किया था, उन्होंने कोई सीखा नहीं है। और अगर वो सीखते तो सीधा सीधा वो सियासतदानों से बात करते। हुकूमत ने 10 दफा उनको कहा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाज़िया साहिबा, अब आप ये बताएं कि अगर आप मुज़ाकरात कर भी लें, आपसे मुराद है हुकूमत कर ले, इत्तेहादी जमातें उसमें शामिल हों, आपकी कंसेंट हो, या सदर आसिफ अली ज़रदारी को एहतमाम कर लें, इस बात की क्या गारंटी है कि जो दूसरा फरीक है वो अपनी माजी के रवैये पर कायम नहीं रहेगा, वो ठीक समझ के आगे बढ़ेगा और मुल्क की तरक्की में एज एन अपोजिशन मस्बत किरदार अदा करेगा? देखिए, उनकी तो कोई गारंटी ले भी नहीं सकता। मैं समझती हूँ कि जो उनको अभी बैठ के बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी इनकी गारंटी नहीं लेंगे। अभी आपने बात की जेल में सीखने के लिए, तो मेरे बानी पीटीआई को एक दफ़ा ज़रा सखर के उस सेल में लेकर आए जहाँ पे मोहतरमा रही थी। इस गर्मी के सीज़न में उनको वहाँ रखे तो शायद उनका दिमाग कुछ खुले, क्योंकि जिस तरह से वो अयाशी उनकी अडियाला जेल में हो रही है, 2 कमरे 3 कमरे, जिम भी वहाँ पर है, कुक भी उनका अपना वहाँ पर है, तो घर में और जेल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो क्या सीखेंगे वहाँ पर? तभी तो बैठ के वो इंतशार वाली चीज़ें सोच रहे हैं और बाहर वो वही चीज़ें रिपीट करवा रहे हैं जो उनके दिमाग इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है और वो बाहर लोगों को सिखा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इनके ऊपर एक दफा ऐसा कंट्रोल होना चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरह से पाकिस्तान को तोड़ने की बातें ना करे, क्योंकि हमने जितनी जमहूरियत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, मेरे ख्याल में बानी पीटीआई ने नहीं दी हैं। अब उनको अगर सीखने का मौका मिला है तो वो सुधर जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ना वो खुद खराब हों ना वो अवाम को खराब करें। बेहतर यही है कि वो अवाम के अगर रिप्रेजेंटेटिव बन के आना चाहते हैं तो हुकूमत के साथ या सियासतदानों के साथ बात करें, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात आपने पहले का भी रवैया देख लिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गवर्नर साहब जो हैं वो आपकी जमात से उनका ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर साहब के दरमियान और उनके माबैन जो एक लफ्जी जंग रहती है और जिस किस्म के बयानात चीफ मिनिस्टर हाउस से आते हैं, उसको देखते हुए भी आपको नहीं लगता कि अभी तक जो है वो सुधार नहीं आया सोच में? देखिए, जो सीएम केपी हैं, मैं समझती हूँ वो उनकी फोटोस्टेट कॉपी ही है।
जो यहाँ बैठ के लफ्जों की गोलाबारी करते थे वो वहां बैठ के गोलाबारी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना कोई चेंज लाने का स्टेमिना है तो सबसे पहले जो केपी में दहशतगर्दी इस वक्त चल रही है उसको कंट्रोल करें। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, अपने सिस्टम को आप कंट्रोल करना शुरू करें, आवाम को रिलीफ देना शुरू करें। आप अगर अभी चले जाएं केपी में तो किसी भी हॉस्पिटल में आपको अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाएं, गैस की कंप्लेन, पानी की कंप्लेन रहेगी। वो इन चीजों पे बात नहीं करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे, सिक्योरिटी पे बात नहीं करेंगे, लेकिन गोलाबारी जरूर करेंगे हुकूमत पे और अपने चेयरमैन को बचाने के लिए सारी बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, अगर कोई एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ संगीन जराइम के इल्ज़ामात हों कि जिसने अवाम को रियासत के खिलाफ बगावत पे उकसाया हो, उसने पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है या जो दिफाई इदारे हैं उनको पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बना दिया हो, हमले किए हों, गिराव झराव किया हो जिसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई हों, तो क्या ऐसे शख्स को ऐसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो इस वक्त जो है अडियाला जेल में मिल रहा है, कि जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि उनको 2 कमरे मिले हैं, कुक है, दीगर सहूलियात मौजूद हैं, जिम है, क्या असूली तौर पर मिलना चाहिए या नहीं, अगर वो साबिक वज़ीर आज़म भी हों तो बावजूद इसके? देखें जी, बात यह है कि आपने जो कहा और जो उसकी तारीफ़ की आपने कि उसमें क्या क्या सिफतें हैं, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों? लेकिन फिर बात आ जाती है कि सियासत में ये है कि उसको हमने ये तो नहीं कि उसको एक जमात नहीं तस्लीम करते, उनकी जमात जो है उसको तस्लीम किया गया कि वो एक सियासी जमात है। लिहाजा सियासी जमात के एक जो हेड हैं उसको अगर जेल में कुछ सहूलियात दी जा रही हैं तो वो इसलिए कि कल वो ये ना कहे कि जी मेरे अच्छा नहीं, पिछले 2 साल से वकार सती साहब भी, हम भी, दीगर साफी भी ये बात सुन रहे हैं कि आपने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पे भी रियासत को सामने रखें, आगे रखें, सियासत का उसमें तज़किरा ना लाएं। अगर ऐसी बात है तो फिर रियासत को जो है वो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना सर? नहीं सर, रियासत को यकीनन अल्लाह के करम से देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, इसको आपने देखा हुआ है 3-4 दफ़ा ये हुकूमत में आ चुकी है, और इसने जो माजी में आपको मैंने बताया कि ये हमारी देख लें जो कोशिशें रही हैं जमहूरियत के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मेरे उसमें बना था, आई वॉज द सेक्रेटरी जनरल, मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे, पीपल्स पार्टी और नून ने मिलकर ये चीज़ बनाई थी। और वो अल्लाह के करम से आज भी आप देख लें जब बात होती है तो कहते हैं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके मुताबिक जो है हमें आगे जाना चाहिए, और जो फैसले उसमें हुए हैं बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून उसी रास्ते पे जाना चाहिए। तो हमारी जमात ने ये तो बड़ा एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड टाइप की एक फैसिलिटी आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, वकार सती साहब, कि अगर सियासी जमात हो, एक बंदा हो, वो कहता हो कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, उसने अपने आगे एक ट्रोल ब्रिगेड रखी हुई हो, उसके बाद वो जितना मर्जी जो है वो जराइम करे, रियासत को ललकारे, तोड़ फोड़ करे, लेकिन उसको फैसिलिटी पूरी मिलेंगी क्योंकि रियासत का मामला अपनी जगह पे, लेकिन एक सियासी जमात है, उसका रहनुमा है। मैं समझता हूँ शहजाद के जो हुकूमत ने फैसला किया था उनको फैसिलिटेट करने का उनकी जिद थी, अदालत का हुक्म था, लेकिन ये पहली दफा हुआ। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसके बावजूद अगर वो नहीं समझे, इसके बावजूद इससे ज्यादा रिलैक्सेशन उन्हें क्या मिल सकती है कि वो अगर जब वहां से निकलते हैं तो मर्सिडीज गाड़ी उनको लेने जाती है जो है ना आला अदलिया में। ये बदकिस्मती नहीं है कि हमने ये भी देखा कि उनको उन केसों में भी जुबानतें मिली जिनमें वो एफआईआर अभी आई नहीं थी, या जिनको अगर हुकूमत का ख्याल था या गुमान था कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा फैसिलिटी वो कैसे होंगे? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने भुट्टो खानदान सारा शहीद वो करवा दिया, ऐसा लहजा ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कंपैरिजन तो खैर हम कर नहीं रहे, ना हमें करना चाहिए ना हम कर सकते हैं, लेकिन अब जबकि हमारी जो मईशत है
वो उसमें बेहतरी के अशारिये में मिलना शुरू हुए, महंगाई कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया, IMF के साथ हमारी जो है वो डील फाइनल हो चुकी है, इसके साथ साथ रीस्केजुलिंग चल रही है, जितने हमने कर्जे लिए हैं इस वक्त 20 to 30 बिलियन डॉलर के जो हमने रीस्केजुलिंग करनी है। अब इस तमाम तर चीज़ों में अगर बीच में से कोई एक और बॉम्बशेल निकल आता है, जैसे माजी में हमने देखा है खत लिख दिया गया IMF को, इस तरह के हरबे आजमाए गए, फिर भी हम कहेंगे कि जी नहीं कोई नहीं मसला, फिर बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, या वो आहिनी हाथ जिसका हम सुनते हैं आज तक नजर हमें नहीं आया, वो नजर भी आएगा और उससे निमटा भी जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज का और इजाफा कर लें कि एक वफाकी वजीर ने सूबाई वजीर जो है वो खजाना था, उनकी टेलीफोन कॉल एक जो है ना वो पब्लिक हुई थी, वो जो है ना सोशल मीडिया की वो जीनत वो बनी थी। अगर आपको पता हो कि जनाब आप IMF को लेटर लिखें, और इससे ज्यादा क्या ज्यादती होगी ये मुमलिकत खुदादाद के साथ, और इससे ज्यादा और कौन सा एविडेंस चाहिए अदारों को उनको प्रोब वो करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आप जितनी बातें करें, इसके बावजूद तारीख ने ये साबित किया है और ये रिकॉर्ड पे चीजें हैं कि उनको कहीं ना कहीं से हमदर्दी या उनके जो हमदर्द थे वो मौजूद थे, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो स्विंग हो रही हैं। मैं ये समझता हूं कि आने वाले जो दिन है वो खान साहब के लिए या बानी PTI के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये जो बार बार वो मुज़ाकरात वाली बात कर रहे हैं, उनको दीवार के ऊपर लिखा हुआ ये वो बाकायदा ये पढ़ रहे हैं कि उनका वो सियासी मुस्तकबिल वो क्या होगा, या जिन जिन केसेस में वो इस वक्त उलझ चुके हैं उनसे निकलना इतना आसान नहीं है, उनसे इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकते। और अगर उनका ख्वाब है कि 2018 वापस रिपीट हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। बड़े उबहामात पैदा किए जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा इस सारे निज़ाम के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जी अगले कुछ माह बाद जो है वो कुछ चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएं। यहाँ तक बयानात दिए जा रहे हैं कि जी दिसंबर में कौम जो है वो इलेक्शन की तैयारियाँ कर ले। अब ये बयानात उनकी अपनी जगह पे, लेकिन ये उबहाम जो हैं इनको दूर करना जो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है। सो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, आपकी जमात इस पे क्या कहेगी कि जब इस किस्म के उबहामात जो पैदा करता है, सो आपका इस पे काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए या है? देखिए शहजाद, हम लोग आपके सामने हैं, जब भी इस पे बात होती है हम हमेशा यही कहते हैं कि 2 कदम आगे चल के अपने बयानात दे रहे होते हैं। देखिए शुरू से 2018 से ही आप देख लें कि PTI हो या अभी SIC है, इनकी बोलने में और अमल करने में कितना बड़ा तजाद है। हमेशा ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कभी भी अपनी कही हुई बात पे अमल नहीं करते। हाँ, अगर इनको ख्वाब में हुकूमत दिखाई दे रही है, वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, तो रास्ता भी ये बता दें कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचेंगे। और ये मेरे ख्याल में एक और हमला है अवाम को गुमराह करने के लिए कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे, या फिर वो ब्रेन ड्रेन जो आजकल चल रहा है कि लोग बाहर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाए ताकि आपके ऊपर कोई बात ना आए, आपके ऊपर केसेस ना आए। तो ये चीज़ें हैं इनकी, बस अपने ऊपर एहतसाब नहीं होने देना चाहते हैं ये कि बस जो भी है हम सही हैं और हुकूमत भी हमारी आ जाएगी, फिर ये वही चीज़ें बैठ के करेंगे जो पहले करते हुए आए थे। फिर एक गोगी आ जाएगी, फिर इसी तरह से 190 बिलियन पाउंड का एक केस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको रास्ता चाहिए। और फिर नहीं, अब हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इत्तेहादियों की नहीं, इंशाल्लाह क्या होनी चाहिए कि भाई हम जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को फॉलो करने के लिए जितना कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी अब लोगों के जहनों में एक तो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई, जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए वो दुरुस्त नहीं हुए और तरह तरह के आपको ताने दिए गए। फिर अब ये कहा गया कि जी ये आगे चल के सारा निज़ाम जो है लपेटा जाएगा, कैसे आई डोंट नो, उन्हीं का कहना है ये। सो लोगों को जो एक स्टेबिलिटी होप दिलाना, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को कि जी स्टेबिलिटी के साथ सारा निज़ाम चल रहा है, ये आप कैसे करेंगे उसको? देखिए अभी आपको भी पता होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी की मानी गई हैं। तो अगर बिज़नेस कम्युनिटी की चीज़ों में स्टेबिलिटी आती है तो मेरे ख्याल में उसका एकदम से डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो आवाम पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। जो IMF का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर साइन हो जाता है तो उससे काफ़ी रिलीफ जो है वो मिल जाएगा पाकिस्तानी अवाम को। और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अवाम को एतबार करना चाहिए, एतमाद रखना चाहिए
क्योंकि एक चीज़ से ही एकदम से सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हम ये चीज़ें बीइंग अ पार्ट ऑफ ठीक, गवर्नमेंट ठीक। हम इंशाल्लाह ज़रूर करके जाएं। वेरी क्विक क्वेश्चन फाइनली वकार सती साहब, आपके ख्याल में ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इसका आगाज हो जाएगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ाकरात होंगे, और अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो वो सियासी जमातों से होंगे। हुकूमत ने बड़ी संजीदगी के साथ उन्हें ऑफर की थी, और अगर कभी जाहिर है जो भी मसाइल होते हैं वो टेबल पे बैठ के हल होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट बीच में मेरा ठीक ठीक, हुकूमत सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया वकार सती साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकबाल जफर झगड़ा साहब, डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्त रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात और इस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास जारी है उसमें जो है पेशरफ्त हुई है। अब गुफ्तगू करते हैं कि ये हमारा जो निज़ाम है इस्लामी निज़ाम के तहत, आइन पाकिस्तान के तहत यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और मुकम्मल आज़ादी है हमें अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, और कोई भी शख्स ना अल्लाह ताला की वहदानियत पर कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी किस्म का सवाल कर सकता है। बहैसियत मुसलमान ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, और इसके बगैर हम मुसलमान कहलाने के हकदार या अहल नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई एक शख्स, कोई ग्रोह, कोई जमात किसी दूसरे शख्स पे किसी भी वजह से कोई ऐसा फतवा लगा दे और कहे कि इसको कत्ल कर दिया जाए बग़ैर किसी चीज़ की तहकीकात के या बग़ैर उस प्रोसेस के जो हमारा इस्लाम भी और हमारा कानून भी जिसकी जो है वो हमें तंबी करता है और हमें पाबंद करता है, सो वो उस वक़्त हमारी सूरत हाल क्या होगी? क्या ये सरासर इस्लामी या गैर इस्लामी जो है वो इसकी तशरीह है या फ़ेल है या अमल है? इस पर गुफ्तगू करते हैं। और हमने देखा कि हाल ही में पाकिस्तान के जो आला इदारे हैं उनके आला अफराद के ख़िलाफ़ जिस किस्म के फतवे आए और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक्शन भी लिया, उन लोगों को गिरफ़्तार भी किया। सो ये कैसा है? और वो लोग कोई आम लोग नहीं हैं, सियासतदान हैं, बल्कि मजहबी सियासी रहनुमा हैं, और यकीनन हम समझते हैं कि मज़हब की भी बहुत अच्छी उनको आगाही हासिल होगी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी होगी और अफसोसनाक सी सूरत हाल थी ये। सो ये कैसे हो सकता है कि आप जब इतने जी शऊर पाकिस्तानी हैं, एक अहम मनसब पे हैं, एक सियासी जमात को लीड कर रहे हैं, फिर इतना एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे दें, ऐसा कोई फतवा जारी कर दें? इसकी क्या हैसियत है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये तो हमारे नए जो चेयरमैन हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के, अल्लामा रागिब हुसैन नईमी साहब, उनका कल बयान आया है और उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी नशर किया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है पैगाम पाकिस्तान का। पैगाम पाकिस्तान पर तमाम उलमाए किराम का जो 5 उस वक्त मदारिस के बोर्ड थे, उन बोर्ड ने मुतफाका तौर पे ये एलामिया, बयानिया और फतवा दिया है कि ये रियासत का इस्तेहकाक है, रियासत ही किसी को सजा दे सकती है जी। और रियासत ही का काम है कि अगर कोई मुसल्ला इक़दाम हो तो वो हक सिर्फ रियासत को हासिल है। तो मैं समझता हूं कि पैगाम पाकिस्तान के जिसकी एक ऐसी हैसियत है कि तमाम उलमाए किराम का बिल इत्तिफाक ये एक एलामिया और फतवा है, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसको बाकायदा एडॉप्ट किया है और इसके मौजूदा चेयरमैन ने भी बाकायदा इसका इआदा किया है। तो इस किस्म के फतवे, ये पैगाम पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, उलमाए किराम के फतवे और एलामिया की खिलाफ वर्जी है, कानूनन और शरअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा खूबसूरती से आपने सारा डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है कि वो ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकती है, और उसका भी तरीक़ेकार है कि अदालत के जरिए इसको साबित करना होता है, चाहे वो रियासत ही को क्यों ना करना पड़े। दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स, कोई ग्रोह, कोई जमात ऐसा फतवा जारी कर देती है कि जो आपके मुताबिक गैर इस्लामी भी है, गैर शरई है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, सो उस शख्स या उस ग्रोह, उस जमात के हवाले से हमारा इस्लाम, हमारा कानून क्या कहता है? तो यही है कि ये तो बिल्कुल जो हुकूमत ने फैसला किया है इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया है, तो कानून में तो बिल्कुल इसके लिए तरीकाकार मौजूद है, तो कानूनी तरीकाकार होना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। उस बंदे को गिरफ्तार किया गया है जी बिल्कुल। तो उलमाए किराम की तरफ से बाकायदा उसकी मुजम्मत आ रही है। ये काम जो है इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, कानून में भी नहीं है, और ये खत्म नबूवत की जो तहरीक है जी जी, उसको नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश।
और असूली तौर पर आप जैसे जो जय्यद उलमाए कराम हैं या दीगर मजहबी सियासी रहनुमा हैं, उनका काम क्या होना चाहिए आजकल के हालात में? चाहे कोई चीज़ नागवार भी गुजरे, बुरी भी गुजरे, सो किस अंदाज से उसको हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं? अगर हमने तनकीद भी करनी हो तो कैसे करें? देखिए, पाकिस्तान जो है ये एक आईनी में मुल्क बना है और इसमें 1973 का आईन है और बाकायदा कानून मौजूद है और तमाम उलमाए किराम ने बिल इत्तेफाक यही किया है कि जो भी हमारी जद्दोजहद हो वो पुरअमन तरीके से हो, गैर मुसल्लह अंदाज में हो, कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिल्कुल ये आपने फैसला कसूर के ज़ैनब कत्ल केस में, सियालकोट में, जनावाला में हमेशा उलमाए किराम ने अदा किया है और यही दुरुस्त मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। आपके तामुन का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का भी शुक्रिया। आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।